बना के रखी तभी जाके एंड में रिजल्ट्स मिले। क्लासेस के अलावा और ईजी के अलावा कुछ और मटेरियल भी नहीं पढ़ा था कैट के लिए। तो मॉक में हमें 2 घंटा ही मिलता है, तो उसमें आप सारा अच्छे से, मतलब मैं नोट करते रहती थी क्वेश्चंस जो जो किए हैं, और ईजी का जो ऐप था उसमें भी सब कुछ हमें मिल ही जाता था। हनी सर जो सेशंस लेते थे पूरे पूरे दिन चलते रहते थे, वो उसमें एक एक क्वेश्चन जो क्लास में हुआ था वो सब रिवाइज कराते थे। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था एलीट स्क्रिप्ट के साथ, और मैं यही कहूंगी कि इफ यू आर ज्वाइनिंग एलीट स्क्रिप्ट तो बस ये रेडी रहो कि प्रैक्टिस करनी है। तो पहले मेरा एफएमएस का रिजल्ट आया था एंड आई वाज सो हैप्पी। मेरा एफएमएस का इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था, तो मुझे बहुत होप्स थे कि हाँ हो जाएगा एंड एवरीथिंग। एंड उसमें भी देयर वाज कांग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन ऑफर्ड द पीजीपी प्रोग्राम। तो उसके बाद तो मतलब कोई ठिकाना ही नहीं था मेरी खुशी का। आई कुडंट बिलीव इट, मतलब कि ये सच में हो गया है। एंड हेलो इशिता, हाउ आर I'm यू? I'm good. How are you? मैं भी बढ़िया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ह्यूज कंग्रेचुलेशंस ऑन सिक्योरिंग योर एम बेंगलोर कन्वर्ट। Thank you so much. हाँ, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है तुम्हारे साथ ये कन्वर्सेशन करने के लिए, तुम्हारा थ्रू आउट द जर्नी आपने कैसे प्रिपेयर की, ये सब जानने के लिए जो हेल्प किया है आपको ये माइलस्टोन में रीच करने के लिए। थोड़ा सा पहले ना आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, जैसे आपने स्कूल कॉलेजेस कहाँ से किए और आप कैट देने के पहले क्या करते थे। तो स्कूल मैंने ना अपना स्कूलिंग यमुनानगर से किया है, 10th and 12th बोथ फ्रॉम मुकंदलाल पब्लिक स्कूल। एंड आफ्टर दैट मैं एनआईटी कुरुक्षेत्र में बीटेक की है मैंने वहाँ से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से। एंड आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने आई वर्कड इन एयरटेल एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो मैं अभी ऑलमोस्ट 2.5 साल से एयरटेल में काम कर रही हूँ। एंड एयरटेल में ही रह के मुझे थोड़ा सा एमबीए की तरफ इंक्लिनेशन आया, क्योंकि वहाँ का बिजनेस और वहाँ के जो भी मैनेजमेंट टीम्स के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ, तो उस वजह से मुझे इंटरेस्ट आया कि कैट करना है मुझे। बेसिकली जब आप वर्क करते थे वहीं से आपको इंस्पिरेशन मिला है कि आपको आगे जाके एमबीए करना है जी। करियर ग्रोथ के लिए। जी। So from which colleges did you receive calls and which are the ones that you have successfully converted so far? तो मैम मैं अभी, मेरे को कॉल्स थे बैंगलोर से, लखनऊ से, कोझिकोड, इंदौर, एफएमएस, और बाकी शिलोंग कैप कॉल्स आईआईटीज से थे। एंड अभी तक 2 ही रिजल्ट्स आए हैं मेरे, एंड आई हैव कन्वर्टेड बैंगलोर एंड एफएमएस बोथ, एंड दीज वर बोथ ऑफ माय टॉप 2 कॉल्स एंड आई हैव कन्वर्टेड बोथ ऑफ देम। ओके ग्रेट, तो बहुत सारे कॉलेजेस से आपको कॉल आया है जी। और आपने दो कॉलेजेस ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके हैं, बैंगलोर एंड एफएमएस दिल्ली, और होपफुली आगे जाके भी आप बाकी कॉल्स भी कन्वर्ट कर ही लेंगे। तो यस। जैसे आपने कहा कि आप जॉब करते थे प्रिपरेशन के टाइम पे भी, तो हाँ। आपने कैसे प्रिपरेशन किया? जॉब हैंडल करते करते आपने प्रिपरेशन कैसे स्ट्रक्चर किया? आपने कोई शेड्यूल फॉलो किया है या फिर कैसे किया है? पहले तो मैं यही बोलूंगी कि टफ था, इट वाज वेरी टफ, कि जॉब के साथ यू हैव टू गिव टाइम एवरी डे। तो वो थोड़ा सा टफ था मेरे लिए करना, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर कैट दिया था बिना प्रिपरेशन के, एंड इट डिड नॉट गो सो वेल। उसके बाद मेरे फ्रेंड्स ने ही सजेस्ट किया था मुझे एलिट स्क्रिप्ट, तो वहाँ से मैंने एलिट स्क्रिप्ट ज्वाइन किया। एंड जॉब के साथ हर रोज रात को आके लाइव क्लास होती थी, वो अटेंड करना जरूरी। एंड उसके बाद जो भी मेरा जॉब की वजह से मेरा बैकलॉग प्रेपरेशन का रह जाता था, वीकेंड पे बैठ के उसको सुबह से लेकर रात तक पूरा कवर करना होता था। बीच बीच में ऐसा टाइम आया था जब थोड़ा सा ऐसा लैग हो रहा था एंड मोटिवेशन लो हो रही थी, बट एलीट स्क्रिप्ट में जो भी सब लोग फैकल्टी मेंबर्स, हनी सर, गौरव सर, शहजाद सर, दे ऑलवेज यूज टू मोटिवेट अस। मतलब वो मजाक मजाक में बीच बीच में कुछ ऐसे डायलॉग्स बोल देते थे हंसी भी आती थी, बट उससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन भी मिलता था कि हाँ मतलब करना है और हाँ, टाइम देना ही पड़ेगा कैसे भी करके, तभी जाके क्रैक होगा। तो आपने एलिट ग्रेड ज्वाइन करने का फैसला लिया है, तो आप कौन सी बैच में थे और कब से आपका क्लासेस स्टार्ट हुआ है एलिट ग्रेड में? मैं बैच 1 में ही थी, और क्लासेस शायद जनवरी से स्टार्ट हो गया था, मुझे इतना अच्छे से याद नहीं है अभी। ओके। जनवरी से स्टार्ट हो गया था, एंड फॉर दी होल जनवरी फरवरी से, एंड फॉर दी होल ईयर थोड़ा सा मतलब कंसिस्टेंसी बना के रखी तभी जाके एंड में रिजल्ट्स मिले। ट्रू। आपने जैसे कहा कि बीच बीच में आप डिमोटिवेट भी होते थे, जी। विच इज ट्रू, क्योंकि कैट प्रिपरेशन में बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं, क्योंकि कभी कभी मॉक टेस्ट भी खराब चला जाता है, फिर जितना हार्ड वर्क करूँ उसका रिजल्ट भी सही से नहीं मिलता है। तो उस टाइम पे ड्यूरिंग द लो डेज, हाउ डिड यू कीप योरसेल्फ गोइंग एंड हेल्प यू टू स्टे बैलेंस्ड? तो पहला तो यही था मोटिवेशन, की ऑलरेडी 2.5 years मुझे जॉब में हो गए थे, तो इट वाज द परफेक्ट टाइम फॉर मी कि मैं अब जाके फर्दर मतलब स्टडीज करूँ और एमबीए करूँ। तो मेरा सबसे पहला मोटिवेशन तो यही था। एंड आफ्टर दैट हमें हमेशा बोला जाता था ईजी में कि स्कोर कितना भी आए उससे अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होने देना है। और क्योंकि अभी हम अगर मॉक्स में कम स्कोर करेंगे तभी जाके हम असली टेस्ट में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, तो उनसे डिमोटिवेट नहीं होना है, और जितना कम स्कोर आया उससे सीखने की कोशिश करनी है। तो दैट इज व्हाट हेल्प मी एंड केप्ट मी मोटिवेटेड ऑल अलोंग। तो आपने जब पहले पहले मॉक्स देते थे, लाइक स्टार्टिंग में जो मॉक्स देते थे, वो उसका स्कोर हाई था या लो था? मॉक्स में शुरू शुरू में लो स्कोर आए, बट विद टाइम स्कोर्स बढ़ने चालू हुए, और जब वो मुश्किल वाले मॉक्स देते थे तो फिर से एकदम डाउन हो जाता था। तो ऐसा होता था कि
रिवीजन के साथ साथ और फिर से वो मॉक एनालिसिस के बाद और सब क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद धीरे 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 स्कोर इंप्रूव होने लगे। जैसे आपने कहा कि धीरे-धीरे स्कोर इम्प्रूव करने लगे, तो आपने वो लो स्कोर्स को कैसे स्ट्रैटेजाइज़ करने के लिए प्रिपरेशन में स्ट्रैटेजी लाने के लिए मतलब उन रिजल्ट को आपने कैसे यूटिलाइज़ किया टू फाइन ट्यून योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी? तो पहले तो जो भी लो स्कोर आते थे, पहले यही कंसंट्रेशन था कि किस सेक्शन की वजह से स्कोर कम जा रहा है। तो मेरा वीआरसी में ठीक रहता था। एलआरडीआई में आई यूज्ड टू कंसंट्रेट सो मच एक ही सेट पे कि मैं आगे बढ़ नहीं पाती थी, मैं उसी पे अटक जाती थी। तो एलआरडीआई में स्ट्रैटेजाइज ऐसे किया कि पहले सारे सेट्स पढ़े एंड देन जो मुझे फील हुआ कि सेट हो सकता है बहुत ईजिली, उसको पहले करा एंड ऐसे ऐसे करके एलआरडीआई में स्कोर इंप्रूव हुआ। क्वांट्स में सब क्वेश्चंस अगर टाइम दें तो हो जाते थे, लेकिन वो एक टाइम कंस्ट्रेंट का जो मेन इशू रहता है कैट एग्जाम के लिए, तो क्वांट्स में मैंने ऐसे ही स्ट्रैटेजाइज किया कि जो क्वेश्चन फटाफट फटाफट हो रहा है उसको पहले पहले करते जाओ एंड देन जो क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि थोड़े से मीडियम लेवल के हैं उन पे फिर टाइम देना शुरू करो, और हार्ड वाले मैं एंटायरली छोड़ देती थी लास्ट के लिए, अगर थोड़ा बहुत टाइम बचा तो उनको फिर अप्रोच करेंगे ऐसा। अच्छा, तो बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है बेसिकली राउंड 1 राउंड 2 स्ट्रैटेजी जो होते हैं। जी पहले-पहले बस। जो भी ईज़ी है वो पहले कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट थोड़ा-सा जो टफ है वो करेंगे, फिर एकदम टफ तो लास्ट में रखेंगे, ऐसा हाँ, करके। ऐसे ही बहुत हमें हनी सर ने बताया भी था R1 R2। अच्छा, हाँ जी। बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है। तो जैसे आपने कहा कि शुरू-शुरू में आप डीआईएलआर में स्ट्रगल करते थे, राइट? जी। तो आपने वो हाउ डिड यू अप्रोच एंड टैकल दैट स्पेसिफिक सेक्शन टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस? तो डीआईएलआर में बेसिकली क्या होता था कि सेट समझ में आना बहुत मुश्किल होता था शुरू शुरू में, एंड व्हेन आई जॉइंड एलीट्स ग्रिड जो बेसिक्स से हमें कराया गया ना, बिल्कुल एक एक चीज कैसे ट्रू एंड फॉल्स वाले ट्रूथ एंड लाई वाला सेट सॉल्व करना है, कैसे अरेंजमेंट में हमें बिल्कुल शुरू से लाइन अरेंजमेंट और सर्कुलर अरेंजमेंट शुरू से कराया गया एंड धीरे 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 हमें एडवांस सेट्स पे ले जाया गया था। तो वो जो बेसिक से एडवांस तक की जर्नी थी ना, वो इतनी ज्यादा मतलब उससे बहुत ज्यादा लर्निंग हुई है एंड उसी की वजह से हुआ है कि हमें सेट देखते ही पता लग जाता है कि कौन सा अप्रोच लगना है उसमें एंड वो कितनी देर में सॉल्व हो जाएगा। तो वहां से धीरे धीरे ही मतलब फ्रॉम बेसिक टू एडवांस जैसे आप करोगे तो उसी की वजह से पूरा अच्छे से वो हो पाया है। बेसिकली आपने बेसिक से फिर धीरे-धीरे एडवांस तक गया है, जैसे क्लास में कराया गया था वही आपने फॉलो किया है, वही वाज़ इनफ टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस। हाँ मतलब मैंने क्लासेस के अलावा और ईजी के अलावा कुछ और मटेरियल भी नहीं पढ़ा था कैट के लिए। तो जितना प्रैक्टिस और जितना ऑलरेडी सेट्स किए हुए रिवाइज कर सकते हैं ना, ऑलरेडी जैसे जो भी रिवीजन सेशंस होते थे लास्ट में वो सब रिवाइज करना, और तब आपको एक हो जाता है, आप ना सेट देखते ही बता देते हो कि कैसा सेट है कैसे होगा। ये प्रैक्टिस तो मतलब बेसिकली हाँ, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस ही है जो इम्पोर्टेंट है। तो अप्रॉक्सिमेटली आपने फुल मॉक टेस्ट आपने कितने सारे दिए थे? मैम थे तो बहुत सारे बट आई कुडंट गिव सो मच, मतलब मैंने ऐसे 10 to 15 दिए होंगे फुल मार्क्स। अच्छा, तो प्रिपरेशन के बाद मतलब मॉक्स देने के बाद ना बहुत सारे स्टूडेंट बहुत स्ट्रगल करते हैं एनालिसिस पार्ट में। उन वो तो मॉक्स दे देते हैं लेकिन उन लोगों को क्लियर आइडिया नहीं होता है कि एनालाइज़ कैसे करना है ताकि नेक्स्ट मॉक अच्छा जाए। तो आपका क्या स्ट्रैटेजी था एनालिसिस करने का? तो मॉक में हमें 2 घंटा ही मिलता है, तो उसमें आप सारा अच्छे से मतलब मैं नोट करते रहती थी क्वेश्चंस जो जो किए हैं, और ईजी का जो ऐप था उसमें भी सब कुछ हमें मिल ही जाता था। तो व्हेन यू सिट फॉर एन एनालिसिस ऑफ अ मॉक, तो पूरा तुम ये मान के बैठो कि तुम्हें हर सेक्शन को 2-2 घंटे तो देने ही है, तब जाके कुछ होगा। एंड यू हैव टू गिव टाइम इन द एनालिसिस मोर देन द मॉक, मतलब जितने तुम मॉक अगर ज्यादा देते रहोगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हर मॉक देने के बाद एनालिसिस करना वो इंपॉर्टेंट रहता है कि कहाँ पे कौन से क्वेश्चंस पे मिस हुआ, कौन से क्वेश्चंस आते थे लेकिन वो टाइम प्रेशर की वजह से नहीं हो पाए, और कौन से क्वेश्चंस किस तरीके से अप्रोच किए जा सकते थे। तो ये सब एनालिसिस में जरूरी है कि आप उसमें टाइम दो, हर एक क्वेश्चन को, चाहे ठीक हुआ है चाहे गलत, उसको फिर से पढ़ो, समझो, और हर चीज नोट में हर मॉक में नोट करती रहती थी, इस क्वेश्चन में क्या गलती थी, इस क्वेश्चन में क्या सही था। तो एनालिसिस के टाइम पे हर क्वेश्चन एक पूरा ऐसे बुक बना लो, नोटबुक बना लो, जिसको आप फिर से अगर किसी मॉक को अप्रोच करना चाहो ना, तो आपको पता हो कि ये सब मेरी गलतियां थी एंड आप फिर से अटेम्प्ट करके उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तो बेसिकली आपने नोट बनाया है, मतलब सही जी। चीज़ का भी नोट बनाया, फिर जो-जो गलती किया है उन चीज़ का भी आपने नोट बनाया और फिर देखते थे कि ये नेक्स्ट मॉक में फिर से सेम चीज़ आप रिपीट ना करो। जी। बहुत जी। अच्छी बात है। तो बहुत स्टूडेंट ना ऐसे रिविज़न में भी स्ट्रगल करते हैं, मतलब पूरा पूरे साल तो पढ़ लिए, इतने सारे टॉपिक्स होते हैं क्वांट्स में, फिर इतने सारे सेट्स कर लेते हैं डीआईएलआर, फिर वीआरसी का स्ट्रैटेजी भी होते हैं। तो वो हम्म। सब करने के बाद ना लास्ट में वो लोग बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि रिविज़न कैसे करें या फिर हम्म। मॉक्स दें, इसमें भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आप लास्ट मोमेंट पे कैसे रिविज़न किया है 30 टू 45 डेज़ पहले कैट के पहले? तो रिवीजन तो मेरा पूरा ही डिपेंडेंट था ईजी पे। हनी सर जो सेशंस लेते थे पूरे पूरे दिन चलते रहते थे, वो उसमें एक एक क्वेश्चन जो क्लास में हुआ था वो सब रिवाइज कराते थे। वैसे ही एलआरडीआई का और वीआरसी में जैसे मैम कराते थे पूरा, मतलब वो पिछले ईयर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो मेरा रिवीजन पूरा उसी में रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जितना भी रिवीजन था वो सारे सेशंस देख देख के ही रिवीजन किया, कुछ नया लास्ट मोमेंट पे नहीं उठाया। ऑल्सो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के हिसाब से जो सेक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जैसे क्वांट्स में प्रोबेबिलिटी वगैरह इतना नहीं आ रहा था कुछ साल से, तो वो चीज
सेक्शन वाइज किया कि कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है उसको ज्यादा रिवाइज करा, जो नहीं है इंपॉर्टेंट वो कम रिवाइज करा लास्ट में। सो बेसिकली हनी सर का जो लॉन्ग सेशंस थे या फिर इजी फैकल्टीज का जो लॉन्ग सेशंस थे वही इनफ था आपके लिए, और आप पूरा जी प्रीवियस ईयर का जो पैटर्न था वो फॉलो करके आपने रिवाइज किया था। जी जी, जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे बहुत सारे सालों से जो आ रहे थे उनको ज्यादा वेटेज दिया रादर देन जो नहीं आ रहे थे। वेरी गुड। तो कैट के अलावा भी आपने कोई एग्जाम में अपियर किए थे? कैट के अलावा मैंने जैट दिया था। तो आपका जैट का प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी क्या था, क्योंकि उस कैट और जैट थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना, इसमें थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग का भी सेक्शन होता है। तो आपने ये कैसे पढ़ाई किया जैट के लिए? तो जैट में डिसीजन मेकिंग हमें बोला गया था कि बिल्कुल एंड टू एंड फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा आएगा, एंड टू बी ऑनेस्ट मेरा जैट में डिसीजन मेकिंग सबसे बेस्ट सेक्शन गया था, एंड आई वाज वेरी हैप्पी आफ्टर द रिजल्ट जस्ट बिकॉज मेरा डिसीजन मेकिंग अच्छा हुआ था। बाकी थोड़े सेक्शंस मैंने टाइम की वजह से इधर उधर कर दिए थे, बट डिसीजन मेकिंग में आई स्कोर्ड मोर देन 95 परसेंटाइल इन जैट। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा था क्योंकि मैंने कुछ जैट का जैसे जो भी कोर्स था वो लिया, एंड आई वर्कड हार्ड ऑन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि बाकी तो इंग्लिश एंड कॉन्ट्स होता है वो आपको कैट की प्रेप में भी सिखाया जाता है, बट डिसीजन मेकिंग वाज वन थिंग जो नहीं इतने अच्छे से सिखाई जा रही है। एंड वो ईजी ने सिखाई पूरा, सेट्स जो भी डिसीजन मेकिंग के थे वो हमने किए। एंड जब जाके मैंने रिजल्ट देखा, मतलब जब रिजल्ट आया और मैंने देखा कि अच्छा ठीक है मैंने डिसीजन मेकिंग पहली बार पढ़ा है लाइफ में एंड इतने अच्छे से पढ़ा है और मेरा स्कोर भी आया, तो वो बहुत अच्छा लगा था। तो डिसीजन मेकिंग ईजी से बहुत अच्छे से सीखने को मिला। अभी डायरेक्टली ना इंटरव्यू स्टेज पे आते हैं, आपने इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर किया, मतलब कौन कौन सी चीज में आपने फोकस किया था टू प्रिपेयर फॉर योर पर्सनल इंटरव्यू? तो इंटरव्यू का मैंने प्रिपरेशन, सबसे पहले मैंने अपना यूजी का जो भी मेरा अंडर ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट्स था उनको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करा। उसके बाद मेरा जो पर्सनल मतलब मुझे एमबीए के बाद क्या करना है वो थोड़ा बहुत तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, मार्केटिंग में, प्रोडक्ट में, उसका थोड़ा बहुत मैंने देखा एंड वो किया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप आसपास चल रहा है, डू यू आर यू अवेयर अबाउट योर सराउंडिंग्स, आर यू अवेयर अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। उसके बाद वट एवर हॉबीज जो तुम लिख रहे हो अपने एसओपीज में एंड क्वेश्चंस में, क्या वो हॉबीज तुम असली में परस्यू कर रहे हो, क्या तुम उससे प्रोडक्टिविटी कुछ ला पा रहे हो, ये सब चीजें यू हैव टू बी रेडी कि कुछ भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। देयर इज नो, कैट में सिलेबस होता है बट इन इन एन इंटरव्यू देयर इज नो सच सिलेबस, यू कैन बी आस्क्ड एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर। तो वो चीज तुम्हें मतलब बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियसली वी हैव टू आंसर द क्वेश्चंस, और बहुत मतलब आपका हर चीज फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, एंड यू हैव टू क्रिएट एन इम्पैक्ट थ्रू योर पर्सनैलिटी एज वेल। वहाँ पे कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है इंटरव्यू रूम में जब आप होते हो एक में। तो आपने बेसिकली आपके प्रोफाइल में जो जो था रिलेटेड टू एजुकेशन, रिलेटेड टू हॉबीज, फिर करंट अफेयर्स भी उस रिलेटेड आपने सब पढ़ाई करके गए थे। जी। तो फिर जैसे आपने सही कहा कि करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बी स्कूल इंटरव्यूज के लिए, तो आपने कौन कौन से टॉपिक्स में ज्यादा फोकस किए थे करंट अफेयर्स जब प्रिपरेशन कर रहे थे करंट अफेयर्स का? तो बेसिकली जो चीज़ें इंडिया को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं उनको मैंने बहुत अच्छे से स्टडी किया। जो चीज़ मेरे बैकग्राउंड से रिलेटेड थी, जैसे मैं एयरटेल में काम करती हूँ, तो आई एम फ्रॉम अ टेलीकॉम बैकग्राउंड एज ऑफ नाउ। तो मैंने टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो सब चीज़ें चल रही हैं एंड टेलीकॉम बैकग्राउंड में क्या क्या हुआ है, मेरी कंपनी की हिस्ट्री क्या है, ये सब मैंने और मैंने वो एयरटेल को अपने यूजी सब्जेक्ट से रिलेट करके जो भी मेरा प्रोफाइल से आंसर्स क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैंने प्रिपेयर किया। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया को जो चीज़ें इम्पैक्ट कर रही थी, जैसे ट्रेड वॉर्स चल रही थी वर्ल्ड में, जो भी वॉर्स और चल रही थी जिसकी वजह से इंडिया इम्पैक्ट हो रहा था, वो मैंने बहुत अच्छे से स्टडी किया। अच्छा, तो आपने प्रिपरेशन तो बहुत ही अच्छे से करके गए थे, क्योंकि लेकिन फिर भी ऐसा मोमेंट होता है ना इंटरव्यू में कि इंटरव्यूअर मतलब थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लेते हैं जी। टू टेस्ट योर स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो हम्म। ऐसा कुछ क्वेश्चन आपने फेस किए थे? हाँ, मैंने फेस किए हैं, हर ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में देर आर कपल ऑफ क्वेश्चन जो तुम नहीं आंसर कर पाते हो बिकॉज तुम मतलब यू डोंट वांट टू बी फैक्चुअली इनकरेक्ट एज वेल वहाँ पे इंटरव्यूअर्स के सामने, तो आप कुछ चीज फैक्चुअली गलत बोल रहे हो उससे बेटर है यू जस्ट से टू देम कि तुम उस मतलब यू विल रीड अबाउट इट एंड यू विल रिसर्च मोर, एंड जो आपको गेस लग रहा है तो आप उनको ये भी स्पेसिफाई कर सकते हो सीधा सीधा कि येस आई कैन नॉट बी फैक्चुअली करेक्ट बट इफ आई हैव टू टेक अ गेस दिस इज माई आंसर। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, बट उस वो जो स्ट्रेस मैनेजमेंट वाली चीज आपने बोली वो यही होता है कि यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन वट एवर यू आर सेइंग, और मतलब तुम्हें अपने आंसर को बैक करने के लिए पॉइंट्स होने चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए, और अगर तुम्हें वो नहीं पता यू जस्ट से टू देम डायरेक्टली, ऐसे हवा में कुछ नहीं बोलना होता है इन एन इंटरव्यू। तो फिर मतलब अगर थोड़ा सा फैक्ट्स पता है तो फिर कॉन्फिडेंटली आंसर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और नहीं पता है तो डायरेक्टली बोल देना कि आई रीड अबाउट इट लेटर एंड आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस राइट नाउ, ऐसा बोल देना ही बेटर है। जी। आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था एलिस ग्रिड में जब आप प्रिपेयर कर रहे थे? तो अगर कोई कैट एस्पिरेंट है तो आपसे पूछे कि एलिस ग्रिड में बारे में कुछ बताइए, तो आप क्या कहेंगे?
तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था एलीट्स ग्रिड के साथ, और मैं यही कहूंगी कि इफ यू आर ज्वाइनिंग एलीट्स ग्रिड तो बस ये रेडी रहो कि प्रैक्टिस करनी है, एंड यू अगर लैग करोगे ना तो वो बहुत सारा बैकलॉग इकट्ठा होता जाएगा। तो अपने आप से इतना एफर्ट डालो कि जो भी चल रहा है उसको कवर अप करते रहो करते रहो। इतने सारे टेस्ट सीरीज, इतने सारे मॉक्स होते हैं, मतलब यू हैव टू डू एवरीथिंग, और उसका फायदा उठाना चाहिए। मतलब अगर इतना सारा मटेरियल प्रोवाइड कर रही है कोई ऑर्गेनाइजेशन, एंड कोई टीचिंग क्लासेस इतना मटेरियल प्रोवाइड कर रही है, वो भी अप टू डेट मटेरियल, तो उसका पूरा पूरा फायदा उठाएंगे ना तो अच्छा रिजल्ट ऑब्वियसली मिलेंगे। ऑल्सो एलीट ग्रिड में जो भी सीखा ना, क्वांट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस, और LRDI भी इनफैक्ट बहुत सारे इंटरव्यूज में क्वांट्स के क्वेश्चंस, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस, सेट्स के क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे, एंड बिकॉज मैंने एलीट्स ग्रिड में ये सब किया था तो आई वाज एबल टू आंसर एट दैट पॉइंट इन द इंटरव्यूज एज वेल। तो ये जो सारी कैट का सिलेबस है, दिस विल हेल्प इन द फ्यूचर एज वेल एट द टाइम ऑफ इंटरव्यूज। हाँ, तो एलिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल था आपकी जर्नी में। जी। ऑल्सो ये भी है कि कैट का जर्नी सच में बहुत ज्यादा टायरिंग है, कभी कभी डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, और राइट मेंटर पाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस जी। बूस्ट करने के लिए। ये भी एक बात है जो आपको मिला था एलिस से, बहुत अच्छी बात है। तो आपने जब देखा कि कन्वर्ट हो गया, कंग्रेचुलेशन जब देखे, तो आपका रिएक्शन कैसा था? हाउ डिड यू फील एट दैट टाइम? तो पहले मेरा एफएमएस का रिजल्ट आया था, एंड आई वाज सो हैप्पी। मेरा एफएमएस का इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था, तो मुझे बहुत होप्स थे कि हाँ हो जाएगा एंड एवरीथिंग। एंड एफएमएस का रिजल्ट आया तो आई वाज सो हैप्पी कि, एंड फैमिली भी एकदम खुश हो गई क्योंकि मेरा फर्स्ट रिजल्ट था वो, उससे पहले कुछ आया भी नहीं था। एंड आई वाज सो हैप्पी, एंड आई थैंक गॉड एंड थैंक द ईजी मेंबर्स, एंड मैंने सबको थैंक यू बोला कि मेरा बहुत अच्छा कॉलेज कन्वर्ट हो गया है। एंड उसके 2 ही दिन बाद आई गॉट मेल फ्रॉम IIM बैंगलोर, एंड उसमें भी देयर वाज कांग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन ऑफर्ड द PGP प्रोग्राम। तो उसके बाद तो मतलब कोई ठिकाना ही नहीं था मेरी खुशी का। आई कुडंट बिलीव इट, मतलब कि ये सच में हो गया है। एंड तो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, ऑल द हार्ड वर्क, ऑल द बैड डेज, मतलब एवरीथिंग वाज वर्थ इट। जो जितनी प्रिपरेशन 1 साल तक जितनी मेहनत की थी फॉर कैट, उसके बाद फॉर इंटरव्यूज, इट ऑल पेड ऑफ। ओके, सो अगर कुछ टिप्स आप देना चाहे टू द कैट एस्पिरेंट जो लोग 2025 में कैट देंगे, कि कौन कौन सी मिस्टेक उन लोगों को अवॉइड करना चाहिए ताकि ना वो लोग थोड़ा सा ज्यादा स्कोर कर पाए और अच्छे बी स्कूल में एडमिशन ले पाए, तो वो कौन कौन सी चीजें होगी जो उन लोगों को अवॉइड करना चाहिए? पहले तो यही है कि ये अवॉइड करो कि खुद से प्रेपरेशन हो जाएगी, क्योंकि अगर तुम जॉब कर रहे हो साथ में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा वो मैनेज करना। एंड ज्वाइनिंग सम क्लासेस वाला, मतलब ऐसे एलीट्स ग्रेड या कोई भी क्लास ज्वाइन करके यू नो कि तुम्हें एक प्रॉपर सिलेबस मिलेगा, प्रॉपर टाइमलाइन मिलेगी, मॉक्स मिलेंगे, एंड एक प्रॉपर शेड्यूल मिलेगा। तो एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करना जरूरी है कैट प्रिपरेशन के लिए। तो ये एक मिस्टेक है कि हम लोग बीच में छोड़ देते हैं और वो फॉलो नहीं कर पाते हैं, अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। रोज के छोटे छोटे गोल्स बनाने जरूरी हैं कि हाँ आज मुझे ये टॉपिक पूरा कंप्लीट करना है, इस वीकेंड मुझे ये सब पूरा कंप्लीट करना है। तो वो एक कंसिस्टेंसी और एक वो मोटिवेशन खत्म नहीं होने देना है। मतलब पूरा इट विल बी टायरिंग, लेकिन पूरे 1 साल तक यू हैव टू मैनेज ऑल द थिंग्स। दैट्स अ रियली हेल्पफुल एडवाइस बेस्ड ऑन योर ओन एक्सपीरियंस। बहुत सारे स्टूडेंट को इनसे गाइडेंस भी मिलेगा कि आपने सही कहा कि बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि जस्ट 11 12 सिलेबस है तो हम कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन नहीं, एक सही मेंटर बहुत ही ज्यादा जरूरत है फोकस रहने के लिए बेसिकली, ताकि हाँ। हाँ डिमोटिवेटेड ना हो, ऑल्सो फोकस्ड रहे। एलीट ग्रेड में यू कैन अप्रोच एनी फैकल्टी मेंबर किसी भी टाइम पे, और वो हमेशा तुम्हें, मतलब अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होना तो वो हेल्प करते हैं, वो आगे से सुनते हैं, एंड दे हेल्प यू टू गेट थ्रू इट, एंड प्रिपेयर कैसे करें और वो प्रॉब्लम्स को टैकल कैसे करें ना, उसके लिए भी हर टाइम अप्रोचेबल रहते थे सारे फैकल्टी मेंबर्स। तो वो चीज़ भी एक अच्छी थी, दैट यू गेट अ गुड गाइड कि कैसे तुम्हें उस पाथ को फॉलो करना है एंड कैसे सब प्रिपरेशन करनी है। या वेरी ट्रू। सो थैंक्स अ लॉट इशिता फॉर शेयरिंग योर जर्नी, कैसे आपने स्टार्ट किए थे प्रिपरेशन, फिर अभी आपको आई एम बैंगलोर मिल गया है, तो बिग कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन ऑन दिस होलसम अचीवमेंट। थैंक यू। ऑल द वेरी बेस्ट एज यू स्टार्ट दिस एक्साइटिंग न्यू चैप्टर। बहुत अच्छा हो और बाकी कॉलेजेस भी आप बहुत जल्दी आपको कंग्रेचुलेशन मेल्स आए और भी खुशी हो आप। यही है। ठीक है, थैंक यू सो थैंक यू। मच, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच टू एलीट्स ग्रेड एंड एवरीबॉडी, थैंक यू।